रसोई में सोने वाली बहू। सर्दियों की रात थी। गांव की खामोश फजा में सिर्फ चौल्हे की मद्धम आंच की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रसोई के कोने में एक पुराना सा दरी बिछा था, जिस पर आयशा समटी हुई लेटी थी। उसके हाथों में सर्दी से कपकपाहट थी, मगर आंखों में आंसू नहीं थे। आंसू तो शायद कब के खशक हो चुके थे। आयशा की शादी को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, मगर उसकी ज़िंदगी में खुशियों का सूरज कभी पूरी तरह तुलुआ ही नहीं हुआ। शहर के एक मुतवस्सित घराने से ब्याह कर वो इस गांव में आई थी। ससुराल बड़ा था, मगर दिल छोटे थे। शादी के इब्तिदाई दिनों में सब कुछ ठीक लगता था। सास कभी कभार मुस्कुरा देती, नंदें बात कर लेती थीं, और शौहर सलीम भी खामोश तबाह होने के बावजूद बुरा सलूक नहीं करता था। मगर वक्त के साथ साथ हालात बदलते गए। घर में 2 कमरे थे। एक में सास सिसर सूते थे और दूसरे में नंदें। शुरू में आयशा और सलीम सहन में चारपाई डालकर सूते थे। फिर एक दिन सास ने कहा, बहो, नंदें जवान हो रही हैं, सहन में तुम लोगों का सोना ठीक नहीं लगता, तुम रसोई में ही सो जाया करो। आयशा ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज जबान पर ही रख गए। सलीम ने भी नजरें चरा लीं। इसी दिन से आयशा की रातें रसोई में गुजरने लगें। दिन भर वो घर के कामों में जती रहती। सुबह सवेरे उठकर चूल्हा जलाना, रोटियां पकाना, बर्तन मांझना, जानवरों को चारा डालना, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि वो थकी है या नहीं। रात को जब सब सो जाते, तब आयशा रसोई 10 में अपना बस्तर बिछाती। चौल्हे के पास पड़ा वो दरी उसका मकदर बन चुका था। कभी कभी वो छत की तरफ देखती और सोचती कि क्या यही उसकी जिंदगी है। एक रात बहुत सर्दी थी। बारिश के बाद ठंडी हुआ रसोई के दरवाजे से अंदर आ रही थी। आयशा ने अपनी शाल को मजबूती से लपीटा और आंखें बंद कर लें। उसे अपनी माँ की याद आ गई। माँ कहा करती थी, बेटी, ससुराल में सब्र ही सबसे बड़ा हथियार होता है। मगर आयशा सोचती, क्या सब्र की भी कोई हद नहीं होती। कुछ दिनों बाद आयशा को बुखार हो गया। जिस्म टूट रहा था, मगर काम फिर भी नहीं रखे। सास ने कहा, बुखार तो बहाने होते हैं काम न करने के। सलीम ने एक नज़र आयशा की तरफ देखा, फिर खामोशी से बाहर चला गया। उसकी खामोशी आयशा को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती थी। एक दिन आयशा की माँ इससे मिलने आई। रसोई में बस्तर देखकर माँ की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा। बेटी, तुम यहाँ सोती हो? आयशा ने बस इतना कहा, अम्मी, यहाँ सब ठीक है। मगर माँ कहाँ नहीं समझती थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर बेटी की इज्जत के खौफ से खामोश रही। वक्त गुजरता गया। आयशा के अंदर की खुशियाँ आहिस्ता आहिस्ता मरने लगीं। वो हंसती तो थी, मगर उसकी हंसी में जान नहीं होती थी। एक रात सलीम रसोई में आया। उसने आयशा को चूल्हे के पास लेटे देखा। लम्हा भर के लिए उसके दिल में कुछ टूटा। उसने कहा, आयशा, तुम यहाँ क्यों सोती हो? आयशा ने तल्खी से मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं उस घर की बहू हूँ और बहू का मकाम यही है। ये जमला सलीम के दिल में तीर की तरह लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बीवी के साथ क्या जुल्म होने दे रहा है। अगले दिन सलीम ने सास से बात की। अम्मी, आयशा मेरी बीवी है, उसे रसोई में सोना पड़े, ये मुझे मंजूर नहीं। सास ने गुस्से से कहा, तो फिर क्या हम बाहर सो जाएं? सलीम ने मजबूत लहजे में कहा, अगर कमरा नहीं तो मैं किराए का कमरा ले लूंगा, मगर आयशा की तजलील अब नहीं होगी। ये पहला मौका था जब सलीम ने आवाज़ उठाई थी। कुछ दिनों के झगड़े और बातों के बाद आखिरकार फैसला हुआ कि सहन में एक छोटा सा कमरा बनेगा। ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं थी, मगर आयशा के लिए ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। जिस रात आयशा पहली बार कमरे में सोई, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये कमरा छोटा था, मगर इसमें इज्जत थी। आयशा जान गई थी कि रसोई में सोना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं, बल्कि रूह की बेकदरी होती है। और जब कोई औरत अपनी बेकदरी के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो हालात बदलने लगते हैं। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं, बल्कि इन हज़ारों बहुओं की है, जो आज भी किसी न किसी रसोई में सोने पर मजबूर हैं, खामोश, साबर, मगर टूटी हुई।